नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के रैकेट का खुलासा किया है। मरीजों से रिश्वत लेकर इलाज या फिर इलाज के दौरान लगने वाले जो उपकरण होते हैं उनके जरिए डॉक्टर उगाही कर रहे थे। इसमें मरीजों से सीधे या फिर मेडिकल डिवाइस लगाने के नाम पर कार्डियोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टर और स्टाफ जो है रिश्वतखोरी में लिप्त पाए गए। 2 डॉक्टर और स्टाफ समेत 11 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है कि अस्पताल में कई स्तर पर रिश्वतखोरी चल रही थी। डॉक्टर कथित रूप से मेडिकल उपकरण की सप्लाई करने वालों से लाखों रुपए ले रहे थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में जिन लोगों को नामित किया है उनमें 6 अस्पताल कर्मचारी, 1 बिचौलिया और 4 चिकित्सा उपकरण सप्लाई करने वाले भी इसमें शामिल हैं। इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सीबीआई की कार्रवाई के बाद नर्सों का विरोध जो है वो देखने को मिला। दरअसल सीबीआई ने जिसकी धरपकड़ की उसको नर्स बता दिया, जबकि वो एमटीएस है। नर्सों का कहना है कि वो गफलत की वजह से उनका नाम खराब हो रहा है। और आरएमएल के कार्यवाहक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार झा ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण और अकल्पनीय बताया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई के एक्शन के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। क्या कहना है आपका ये जो पूरा वाकया सामने में? ये एक मसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और अकल्पनीय है और इस तरह की घटना की हमें उम्मीद नहीं थी। इस घटना के पूरी तहकीकात के लिए हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो इस मामले में तह तक जाएगी और हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इस वाक़ये के पीछे क्या कारण है और हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि ये इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आरएमएल का जो नाम है वो बना रहे और इस तरह की घटना हमारे जो पेशेंट केयर के लिए जो हमारी समर्पित भावना है उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है और इसको हम दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और जांच एजेंसी को भी हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे जिससे कि इसकी पूरी जानकारी हमें मिले और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस मामले से जुड़ी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। जी, हम ये भी बताएंगे कि कैसे पूरा रिश्वतखोरी का ये प्रकरण चल रहा था आरएमएल अस्पताल में, लेकिन उससे पहले बताना जरूरी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब तलब किया है आरएमएल अस्पताल से। आरएमएल अस्पताल केंद्र सरकार के अंदर आने वाला अस्पताल है और जब ये सीबीआई का पूरा ये प्रकरण सामने में आया, रिश्वतखोरी का ये पूरा प्रकरण सामने में आया जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जवाब तलब किया है। दूसरी तरफ आरएमएल अस्पताल ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो अंदरूनी तौर पे देखेगी, इंटरनल तौर पर, कि किस तरीके से पूरा गोरख धंधा चल रहा था और अपने सुझाव देगी कि आने वाले वक्त में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह से रिश्वतखोरी ना चले अस्पताल में, उसको लेकर क्या कुछ चीजें अमल में लाने की जरूरत है। साथ में अस्पताल ने यह भी कहा है कि वो सीबीआई को अपने तरफ से पूरा सहयोग देगी। लेकिन यहाँ पे बताएं कि जो ये पूरा कार्डियोलॉजी विभाग है उसके 2 डॉक्टर पर्वत गौड़ा और डॉक्टर अजय राज की इसमें संलिप्तता पाई गई है। डॉक्टर पर्वत गौड़ा 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए, जिसमें यूपीआई के जरिए जो पेमेंट रिसीव किया उन्होंने उसका ट्रांजैक्शन पूरा दिखता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिकल इक्विपमेंट लगाने के नाम पर कंपनी से, जिस कंपनी के मेडिकल इक्विपमेंट लगाए जाते थे, उपकरण मरीजों में लगाए जाते थे, उससे पैसा लिया जाता था, बल्कि एडमिशन करवाने के नाम पर सीबीआई ने अपने एफआईआर में जिक्र किया है कि एडमिशन करवाने के नाम पर, इलाज करवाने के नाम पर यहाँ पर पैसे की उगाही होती थी। साथ में मेडिकल रेस्ट सर्टिफिकेट देने के नाम पर भी उगाही की जाती थी। तो ये पूरा धंधा जो है बहुत बृहद पैमाने पे चल रहा था, जिसका एक भांडाफोड़ हुआ है। और दिल्ली जैसे जगह पे जब इस तरीके से अस्पताल में ये पूरा वाकया चल रहा था, तो सोर्स के हवाले से जब सीबीआई को खबर मिली तो उसके बाद 15 ठिकानों पे अस्पताल के डॉक्टर्स के अलावा जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स थे, जो यहाँ पे इक्विपमेंट की सप्लाई करते थे, उनके ठिकानों पे छापा मारा गया और तब जाके ये पूरा ट्रेल जो है वो कनेक्ट हो पाया और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो पाई। नई दिल्ली से परिमल कुमार,
एनडीटीवी इंडिया। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीजों को अस्पतालों में क्या कुछ देखना पड़ता है, किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, किस तरह से उन्हें ठगा जा रहा है। जिला स्तर के अस्पतालों से लेकर बड़े अस्पतालों तक जो शिकायतें सामने आती हैं, उनमें डॉक्टरों से लेकर स्टाफ तक लोगों को परेशान करने, उनसे वसूली करने के तरह तरह के रास्ते सामने आते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि अस्पताल में दाखिले के नाम पर मरीज के परिवारों से पैसे वसूले जाते हैं, तो कई जगह इलाज के नाम पर, कई जगहों पर अस्पताल से मुफ्त दवा के भी पैसे वसूल लिए जाते हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं होते। कई जगह बाहरी मशीनें और उपकरण मंगवाने के नाम पर भी वसूली की जाती है और कई बार अस्पतालों में बाहर से टेस्ट करवाने को कहा जाता है और वो भी अस्पताल कर्मचारियों की पसंदीदा लैब से। और ऐसा भी देखते हैं कि इलाज के दौरान या बाद में ज़रूरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए भी उगाही लोगों से, मरीजों से, उनके परिजनों से की जाती है। तो इस तरह की कई दिक्कतें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ सकता है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना संवैधानिक अधिकार, यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि 5 साल में देश में 123 चुनाव हुए हैं और अगर प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ईडी ने एक नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का कड़ा विरोध किया है। ईडी ने अपने इस हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना ही ये किसी भी तरीके से कोई कानूनी अधिकार है और इस तरीके से चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए किसी को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ये एक गलत मिसाल होगा और बेईमान जो नेता हैं उनको कानून से बाहर करने का एक रास्ता दिखाएगा कि कैसे कानून से बचा जाए। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि पिछले 5 साल में देश में 123 चुनाव हुए हैं, लगातार इस तरीके के चुनाव होते रहते हैं और ऐसे में किसी भी नेता को आज तक कभी किसी अदालत ने अंतरिम जमानत प्रचार के लिए नहीं दी है। बहुत सारे नेता जेल के भीतर से चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव जीते भी हैं, लेकिन उनको भी चुनाव प्रचार के लिए इजाज़त नहीं दी गई, इस तरह अंतरिम जमानत नहीं दी गई। ईडी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे मामले में अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये देश में एक गलत मिसाल कायम करेगा और ऐसे फिर कभी किसी भी अगर जमानत दी गई तो किसी भी नेता के लिए कोई अपराध करना और हिरासत से बचना, गिरफ्तारी से बचना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये सब ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात ईडी से कही थी कि वो विचार कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि अगर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोई भी आधिकारिक काम ना करें, यानी मुख्यमंत्री का वाला कोई भी काम वो ना करें। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये भी कहा कि वो एक सिटिंग सीएम है और जेल में बंद है, ऐसे में उनको चुनाव प्रचार करने की इजाज़त देने की वो सोच रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव चल रहे हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, असाधारण परिस्थिति है, लेकिन ईडी लगातार इसका विरोध कर रही है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने ये भी कहा कि एक आम आदमी को इस तरह का अधिकार नहीं मिलता कि वो चुनाव प्रचार में बाहर आ जाए। ऐसे तो कल को किसान भी जेल से बाहर आने की बात कह सकता है कि उसको भी खेती करनी है, फसल बोनी है। एक किराने की दुकान वाला भी बाहर आ सकता है कि उसका परिवार नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको जमानत दी जानी चाहिए और किसी भी सूरत में ये अंतरिम जमानत ना दी जाए। तो शुक्रवार का दिन काफ़ी अहम होगा इस मुद्दे पर। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट बना हुआ है। एक तरफ जेजेपी ने कांग्रेस को समर्थन का खुला ऑफर दिया है, राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट करवाने की भी जेजेपी ने मांग की है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जेजेपी के 3 से 4 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के घर पर यह मुलाकात हुई है। मंत्री महिपाल ढांडा ने इस बारे में अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन दोनों ही खेमे जो हैं वो नंबर जो हैं वो अपनी तरफ जुटाने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गुरप्रीत चीना। हरियाणा में लगातार पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है। अगर आज की बात करें तो पॉलिटिकल क्राइसिस जो हरियाणा में चल रहा है, आज कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक पत्र लिखा हरियाणा के गवर्नर को, कहा कि जो बीजेपी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने भी इस बात को बोला कि फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत है, और उसके बाद इमीडिएटली जो राज्यपाल है उनसे टाइम लेने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है इस समय उसके पास सिर्फ 43 नंबर है, क्योंकि 40 एमएलए बीजेपी के हैं और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ के ऑपोजिशन पार्टी सब भी अगर इकट्ठा होती है तो उनके पास मैजिक नंबर 45 है। वहीं अभी और भी डेवलपमेंट हुई, क्योंकि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एमएल खट्टर, उनसे पानीपत में जेजेपी के कुछ नेता मिलते हैं। आइए देखते हैं आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही है कि कैसे चलती है और क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती है, जहां ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठे होकर सरकार को गिराते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, एनडीटीवी, चंडीगढ़। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो जर्मनी में है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस बीच प्रज्वल के पिता रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को भी उनके पिता जो हैं वो जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। रेवन्ना की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा है कि आरोपी असरदार लोग हैं और अगर इनको जमानत दी गई तो वो इस मामले के दूसरे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और पहले मामले को दबा सकते हैं। इससे पहले रेवन्ना की तरफ से जमानत की मांग करते हुए कोर्ट में ये दलील दी गई कि एफआईआर चुनाव के दौरान दर्ज की गई है। रेवन्ना एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए हैं वो सभी जमानती धाराओं वाले हैं, इस लिहाज से जमानत की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष ने कहा है कि हमें 164 के तहत बयान दर्ज करना है, हमको ये पता करना है कि पीड़ित महिला को कहां रखा गया था। इस मामले में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसका पता लगाने और जब्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं और इन सब वजहों से आरोपी की हिरासत की जरूरत है। इसके अलावा इनके बेटे यानी प्रज्वल के कई वीडियो भी सामने आए हैं। हेलो मोटो। तो आज हॉट सीट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बरसों बाद इस तरह के चुनाव हो रहे हैं जिनका बहिष्कार नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप में लोकतंत्र की जीत कही जा सकती है। वैसे श्रीनगर की सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं आगा रुहुल्ला मेहदी, जिनके पिता आतंकी हमले में मारे गए थे, और उनके सामने है पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा, जो यूएपीए के तहत सजा काट रहे हैं और जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। यानी आतंक के पीड़ित और आतंक के आरोपी के बीच ये टक्कर है। देखिए श्रीनगर की हॉट सीट से नजीर मसूदी की ये खास रिपोर्ट। लाल चौक में चुनावी चहल पहल है। कभी ये इलाका अलगाववादी सियासत का गढ़ और सुरक्षा के लिए खतरा था, लेकिन श्रीनगर के इस सिटी सेंटर में अब नए कश्मीर की तस्वीर देखी जा सकती है। 35 साल बाद कश्मीर में ये पहला चुनाव है जो अलगाववादियों की इलेक्शन बहिष्कार काल या हिंसा के साये में नहीं लड़ा जा रहा है। कौन जीते या कौन हारे, उससे अहम बात यह है कि ये इलेक्शन एक मरी हुई राजनीति को पुनर्जीवित कर रहा है, क्योंकि पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में कोई राज्य सरकार नहीं है और आखिरी असेंबली इलेक्शन 10 साल पहले हुए थे। पिछले चुनावों में श्रीनगर में चुनावों का बहिष्कार आम बात थी, लेकिन इस बार हालात बदलने की उम्मीद है। श्रीनगर सीट के लिए मुकाबला 2 नौजवान उम्मीदवारों के बीच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रुहुल्ला मेहदी के सामने है पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा। आगा आतंक के पीड़ित हैं, जबकि पारा आतंक के आरोपों पर कैद में है। दोनों नौजवान मतदाताओं में काफी लोकप्रिय हैं और जोरदार प्रचार कर रहे हैं।
पुलवामा, जो श्रीनगर सीट का एक हिस्सा है, वहां पीडीपी के ये समर्थक पहली बार वोट देंगे। पिछले चुनावों का इन्होंने बहिष्कार किया था। इस बार ये वोटों के लिए नारे लगा रहे हैं, जो चुनाव में हिस्सा न लेने के लिए लगाए जाने वाले पुराने नारों की तर्ज पर है। पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने वोट डाला था या बाइकाट? हमने नहीं डाला, हमने बाइकाट किया था, उसे नहीं डाला था। वही साहब जैसे लीडर पारा कश्मीर के नौजवानों तक पहुंचने की बीजेपी और पीडीपी सरकार की नीति का हिस्सा थे, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद इन्हें आतंक विरोधी यूएपीए कानून के तहत पकड़ लिया गया। अब ये जमानत पर बाहर आए हैं। मुझे लगता है कि ये हर कश्मीरी की कहानी है जो लोकतांत्रिक तरह से खुद को व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ कई सारे मुद्दे हैं, मैंने बहुत काम किया है। कहा जा रहा है कि बहुत कुछ किया जा रहा है हम लोगों के लिए, लेकिन मेरे खुद के ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एनआईए ने केस किया, टॉर्चर किया गया। ये हर कश्मीरी के साथ हो रहा है। मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी आपके जैसे ही हैं। हम मिलिटेंट, पत्थर फेंकने वाले या आतंकवादी पैदा नहीं हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रहूल्ला का चुनावी प्रचार भी तूफानी है। इनके पिता आगा सैयद मेहदी शिया धर्मगुरु थे, जिनकी 2000 में आतंकी आईईडी धमाके में मौत हो गई थी। अहम मुद्दों, अपनी रुख पर डटे रहने और अनुच्छेद 370 रद्द करने का विरोध करने के लिए आगा के विरोधी दल वाले भी इनकी तारीफ करते हैं। ये 1990 में कश्मीरी पंडित का पलायन रोकने में नाकामी के लिए भी सरेआम माफी मांगते हैं। आप लोगों के अंदर देख सकते हैं। जब आप उनकी भावनाओं को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। लोग ये कभी नहीं भूल सकते कि उनके साथ कैसा सलूक हुआ है। हमारे साथ जो भी गलत हुआ है वो हमारे अंदर रह गया है और ये रहेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। So that was a humiliation for us as a nation. श्रीनगर लोकसभा सीट का दायरा 5 जिलों तक फैला हुआ है। लद्दाख से घाटी को अलग करने वाले जोजिला दर्रे से लेकर दक्षिण कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ों के पीर की गली तक। हालांकि मैदान में कुल 24 उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मुकाबला आगा और पारा के बीच है। अगर चुनाव प्रचार में लोगों की भागीदारी पोलिंग के दिन वोटिंग में तब्दील हो जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि श्रीनगर अपना नया संसद चुनने से पहले यहाँ इलेक्शन बहिष्कार की राजनीति को हरा देगा। जमीन पर साफ इशारे हैं कि श्रीनगर बिल आखिर अपनी बहिष्कार की रिवायत को अलविदा कह रहा है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अमेठी संसदीय सीट पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके सामने गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा हैं, जो सालों से वहां पर्दे के पीछे से काम करते आ रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने से सियासी तस्वीर में क्या बदलाव आएगा और स्मृति ईरानी ने ये क्यों कहा कि अमेठी के चुनाव की चिंता पाकिस्तान को है। देखिए अमेठी से हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चुनाव चल रहा है हमारे देश में और राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में, विदेश में। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। 62 गांव में पहली बार पक्की सड़क बनाने वाली सांसद का नाम स्मृति ईरानी।
अमेठी के अचलपुर गांव में स्मृति ईरानी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। अपने भाषण में वो कोरोना टीका मुफ्त लगाने की बात कहती हैं, पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर का प्रसाद पहुंचाने तक की बात को जोर शोर से उठाती हैं और अमेठी के 262 गांव तक पक्की सड़क बनवाने का श्रेय भी लेती हैं। स्मृति ईरानी को देखने सुनने की उत्सुकता लोगों में इतनी है कि बार बार वो अपने सामने की भीड़ को हटाने की बात कहती हैं। उधर स्मृति ईरानी जैसी फायर ब्रांड नेता के सामने इस बार गांधी परिवार के वफादार किशोरीलाल शर्मा मैदान में उतरे हैं। उपस्थित हो चुके हैं किशोरीलाल शर्मा के साथ इलाके के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले किशोरीलाल शर्मा 22 साल की उम्र में रायबरेली आए थे और लगातार राहुल और सोनिया गांधी का प्रचार संभालते थे, लेकिन पहली बार वो सियासी मैदान में उतरे हैं। वो कहते हैं कि अब भी वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। आपने खुद कहा कि राहुल गांधी आप भी चाह रहे थे कि यहाँ चुनाव लड़े। हाँ, मैं चाहता हूँ, आज भी चाहता हूँ। अच्छा, ये है, मतलब अगर कुछ ऐसा संविधान में हो, कुछ हो सकता हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि राहुल जी यहाँ से लड़ें, प्रियंका जी यहाँ से लड़ें। अच्छा। ये उनकी धरोहर है। ये उनकी धरोहर है। मैं इस वक्त देश की सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है अमेठी संसदीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत एक आनंदपुर चौराहे पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों की राय जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी के सामने किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव न लड़कर वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या अमेठी की सियासी लड़ाई में राहुल की गैर मौजूदगी असर डालेगी? ये जानने के लिए हम पहुंचे अमेठी के आनंद नगर। यहाँ पहुंचकर पता चला कि राहुल गांधी के न लड़ने से बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी है। राहुल नहीं लड़ रहे हैं तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? आप देख रहे हैं कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ, सही बताओ। फर्क तो बहुत पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। फर्क का पड़ेगा? आप कहा सोचते हो? मतलब क्या फर्क? लड़ाई बराबरी में होती है। बराबर लड़ाई जो होती है वो बराबरी में होती है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने के स्मृति में इतनी हिम्मत नहीं है कि बराबर चुनाव लड़ पाए। उन्होंने अपना शागिर्द भेजा है यहाँ के लिए। आप उनसे निपट के दिखाइए, फिर राहुल गांधी से लेगा। राहुल गांधी नहीं लड़त हैं तो उनके बारे में क्या सोच है? अब राहुल गांधी नहीं लड़ते, उनका पौरुख है, हमारा पौरुख तो लागे कि नहीं वो। हाँ भाई, उनकी पौरुख हो वो लड़े और ना पौरुख हुए अपने घर में बैठे हैं। और राहुल गांधी तो एक बात बताई, वो आसमानी बात कर रही थी, धरती से बात नहीं करती। एक तो वह 5 साल अब मुंह दिखाई नहीं, तो बीचों में तो आवे के चाहिए, बीच में क्यों नहीं आए वो? अच्छा, राहुल गांधी बीच में नहीं आए? कहाँ आए? 5 साल की बाद आए। स्मृति ईरानी जी ये तो आवा कर थी बीच बीच, इनका तो घरों ही बना है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। अमेठी की सियासी तस्वीर को अगर देखें तो पता चलता है कि 2014 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से मात खानी पड़ी थी, लेकिन हार के बावजूद स्मृति ईरानी लगातार इस क्षेत्र में बनी रहीं। 2019 में राहुल गांधी को पटकनी देकर कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इस बार राहुल गांधी भले यहां नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राम भक्त कौन कौन है? अमेठी से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शोर कम और काम ज्यादा। आज हम आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस कहावत को काफी हद तक सही साबित किया है। वो हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। 2014 में नवादा से सांसद चुने गए थे और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। देखिए उनके विभाग में क्या कुछ काम हुए हैं इस खास रिपोर्ट में। जीविका बेगूसराय के ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं के लिए काफी मददगार है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। ये योजना
बिहार के सभी 38 जिलों के सभी 534 ब्लॉक में चल रही है। जीविका के तहत सबसे पहले गरीब महिलाओं को चुना जाता है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता। बेगूसराय में जीविका समूह योजना से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। पहले जहां मुफलिसी में दिन कट रहे थे, वहीं अब ये सभी स्वावलंबी बन गई हैं। बेगूसराय में फिलहाल 3,33,791 जीविका दीदी हैं। लिस्ट लंबी है, पर हम बात शुरू करते हैं रामदीरी गांव की रहने वाली जीविका दीदी कंचन कुमारी और सृष्टि कुमारी से। पहले हम लोग को सब लोग जानते हैं फलना की बीबी है, फलना की पुतौ है। अब लोग जानते हैं कि हम जीविका की दीदी हैं और हमारा नाम क्या है। मैं जीविका के बारे में पहले नहीं कुछ जानती थी, उसके बाद मैं जब जानी समझी तब जाके मैं जीविका से जुड़ने के बाद मैं लोन का प्रोसेस हुआ। लोन लेके मैं बच्ची को पढ़ाई और अपना जीवन में सुधार लाने का कोशिश किया। जीविका दीदियों के लखपति बनने पर क्या कहते हैं बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अब देश में 10 करोड़ से ऊपर दीदियों को लाखपति बनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया और बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जब नहीं आए थे तो केवल 28,000 घरों तक हम पहुंचे थे। आज हम 3.5 लाख घरों तक पहुंचे हैं, जिसमें 1,60,000 दीदी लाखपति बन चुकी है और मेरा विश्वास है अगले 5 साल में कोई दीदी नहीं होगी जो लाखपति नहीं रहेगी। कहते हैं अगर किसी घर को सशक्त करना हो तो उस घर की महिला को सशक्त कर दीजिए, पूरे परिवार की दशा सुधर जाएगी। और यही किया गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में। उन्होंने चुना जीविका दीदियों को, उस महिला समूह को जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं। उन्हें स्वयं सहायता समूह से न केवल परीक्षण दिलवाया बल्कि बैंक से वित्तीय मदद भी, और नतीजा यह हुआ कि उनके आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई। इनसे न केवल उन महिलाओं की आत्मनिर्भरता बनी बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक दशा सुधरी। प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।